गुरुकुल साइंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत की यदि बात करें तो स्थिर विद्युत की में एक स्थिर आवेश होगा Q कोई स्थिर आवेश है। इस स्थिर आवेश के पास में किसी अन्य आवेश स्मॉल q या आवेशों का कोई समूह जिसमें q1, q2, q3 डॉट डॉट qn आवेश विद्यमान है, या तो इसको इसके पास लाया जाए या इस समूह को इसके पास लाया जाए, तो उस कंडीशन में इनके मध्य एक अन्योन्य क्रिया होगी और उस अन्योन्य क्रिया का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा उस शाखा को स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। यानी स्थिर वैद्युतिकी की यदि परिभाषा देखें कि स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, तो स्थिर वैद्युतिकी का सीधा सा मतलब होगा कि किसी भी एक स्थिर आवेश को लें, उस स्थिर आवेश के पास किसी अन्य आवेश को लाया जाए या आवेशों के किसी समूह को लाया जाए, तो एक अन्य आवेश या आवेशों के किसी समूह को लाने के बाद स्थिर आवेश और अन्य आवेश के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है विलगित या उदासीन निकाय। तो इसका जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अपने पास विलगित या उदासीन निकाय। विलगित या उदासीन निकाय, इसमें एक ऐसा निकाय लेंगे जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की मात्रा समान हो, अर्थात उसका परिणाम या नेट आवेश क्या हो, शून्य हो। तो यहां पर ये एक निकाय है। इस निकाय में जितना धनात्मक आवेश विद्यमान है उतनी ही संख्या में ऋणात्मक आवेश विद्यमान होगा और इस स्थिति में इसका नेट आवेश या परिणामी आवेश Q बराबर क्या होगा, शून्य होगा। तो ये यहां पर क्या कहलाएगा, इसका परिणामी आवेश होगा और परिणामी आवेश का मान यदि शून्य है तो इस प्रकार का निकाय विलगित या उदासीन निकाय कहलाएगा। यानी एक ऐसा निकाय जिस पर परिणामी आवेश का मान शून्य हो या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की मात्रा क्या हो, एक समान हो, तो आवेशों के इस प्रकार के निकाय को विलगित या उदासीन निकाय कहा जाता है। अगला टॉपिक इसमें आता है घर्षण विद्युत का। घर्षण विद्युत की यदि अपन बात करें तो घर्षण विद्युत के केस में दो विलगित या उदासीन निकाय लिए जाएंगे। एक विलगित या उदासीन निकाय ये वाला हो गया, इसके अंदर 3 धनात्मक और 3 ऋणात्मक आवेश विद्यमान है, यानी इसका नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। और दूसरा विलगित या उदासीन निकाय यह है, इसमें भी 3 धनात्मक 3 ऋणात्मक है, यानी इसका भी नेट चार्ज क्या है, 0 है। तो दो उदासीन या विलगित निकाय लिए, इन दोनों को परस्पर घर्षित करें या रगड़ें, तो इनको परस्पर घर्षित करने या रगड़ने पर किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में ऋणात्मक आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और जब एक निकाय से ऋणात्मक आवेश निकलकर दूसरे निकाय में प्रवेश करेगा तो उस स्थिति में एक निकाय धनात्मक रूप से और दूसरा निकाय ऋणात्मक रूप से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। यानी घर्षण से पूर्व तो दोनों निकायों पर आवेश का मान क्या था, शून्य था, और घर्षण के बाद इन निकायों पर जो आवेश होगा तो एक निकाय जिसमें से ऋणात्मक आवेश निकलेगा और दूसरा निकाय जिसमें ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो यहां पर घर्षण के बाद की स्थिति ये हो जाएगी कि 3 धनात्मक और ये ऋणात्मक आवेश निकलकर इस दूसरे निकाय में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। तो उस केस में इस पर तो प्लस Q चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस Q चार्ज आ जाएगा। ये कंडीशन घर्षण से पूर्व की है और ये कंडीशन घर्षण के बाद की है। तो कंडीशन क्या है कि दो उदासीन या विलगित निकाय लिए, उन दोनों उदासीन या विलगित निकायों को परस्पर घर्षित किया
तो घर्षित करने पर किसी एक निकाय से ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे निकाय में प्रवेश करेंगे और इस स्थिति में एक निकाय धनात्मक रूप से तो दूसरा निकाय ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा। घर्षण के द्वारा उदासीन या विलगित निकायों के आवेशित होने की इस प्रक्रिया को या इन निकायों के विद्युतमय होने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाएगा? घर्षण विद्युत कहा जाएगा। तो घर्षण विद्युत की डेफिनेशन क्या होगी? घर्षण विद्युत होगा कि दो विलगित या उदासीन निकायों को परस्पर जब घर्षित किया जाता है तो घर्षित करने पर एक निकाय से दूसरे निकाय में ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस स्थिति में एक निकाय धनात्मक रूप से और दूसरा निकाय ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। इस प्रकार घर्षण द्वारा निकायों के आवेशित या विद्युतमय होने को ही घर्षण विद्युत कहा जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स की यदि बात करें तो पहला एग्जाम्पल है यहां पर कांच की छड़ को लें और कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से घर्षित करेंगे तो उस कंडीशन में कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसका जो लें तो वो लें अपन यहां पर एबोनाइट की छड़ लें और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षित करें तो उस केस में एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक और बिल्ली की खाल पर यहां पर धनात्मक आवेश आ जाता है। अब यहां पर कांच की छड़ से ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाएंगे तो इस कारण से इस पर धनात्मक और इस पर कौन सा आएगा? ऋणात्मक आवेश आएगा। इसी प्रकार से बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश निकलकर एबोनाइट की छड़ में प्रवेश कर जाएंगे तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक और बिल्ली की खाल पर धनात्मक आवेश आ जाता है। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हैं घर्षण विद्युत के। पहला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित करने पर कांच की छड़ पर धनात्मक और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक आवेश का आना, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घर्षित करने पर एबोनाइट छड़ पर ऋणात्मक और बिल्ली की खाल पर धनात्मक आवेश का आना। यहां पर कांच की जो छड़ है उस कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश को माना गया है, जबकि एबोनाइट की जो छड़ है उस एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश को माना गया है। यह प्रयोग द्वारा ज्ञात किया था सन 1798 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, और उन्होंने इस प्रकार की कंडीशन को माना था कि कांच की छड़ पर धनात्मक और एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश आता है। तो ये घर्षण विद्युत के दो एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक आता है वो है अपने पास विद्युत आवेश और उसके गुणधर्म। विद्युत आवेश की यदि बात करें विद्युत आवेश सामान्य रूप से तो आवेश को परिभाषित करना संभव नहीं है, लेकिन आवेश को उसके गुणधर्म के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। यहां से यदि विद्युत आवेश की बात करते हैं तो विद्युत आवेश का सीधा सा मतलब होगा कि किसी भी निकाय या किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुणधर्म जिसके द्वारा वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न कर सकता है, तो उस गुणधर्म को ही अपन क्या कहेंगे? विद्युत आवेश कहेंगे। या ये कहें कि किसी निकाय का एक ऐसा गुणधर्म जिसमें घर्षण के द्वारा या घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा वो निकाय क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है या विद्युतमय हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? विद्युत आवेश कहा जाएगा। यानी विद्युत आवेश की यदि डेफिनेशन लिखें तो किसी निकाय या वस्तु का वो गुणधर्म जिसके द्वारा वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न कर सके तो उसे विद्युत आवेश कहेंगे। या अथवा में दूसरी डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं कि घर्षण विद्युत की प्रक्रिया के द्वारा निकायों के विद्युतमय होने को ही क्या कहा जाएगा? विद्युत आवेश कहा जाएगा। विद्युत आवेश की डेफिनेशन के बाद इसके गुणधर्म यदि देखें तो विद्युत आवेश के सामान्य गुणधर्मों की यदि अपन बात करें, विद्युत आवेश के सामान्य गुणधर्म में पहला जो गुणधर्म होगा, आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा यहां पर धनात्मक और दूसरा कौन सा होगा? यहां पर ऋणात्मक। दूसरा गुणधर्म देखें, जब दो समान प्रकृति के आवेश लेंगे, दोनों धनात्मक धनात्मक या दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक, तो उस कंडीशन में दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा? प्रभावी होगा।
जैसे एक धनात्मक आवेश लिया, दूसरा भी धनात्मक आवेश लिया, या एक ऋणात्मक आवेश लिया, दूसरा भी ऋणात्मक आवेश लिया, तो दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, इन्हें सजातीय आवेश भी कह सकते हैं। समान प्रकृति के आवेश हैं और इस प्रकार के आवेशों को सजातीय आवेश भी कहा जा सकता है। तो जो समान प्रकृति के आवेश है, सजातीय आवेश हैं, इन आवेशों के मध्य में यहां पर जो लगने वाला बल होगा वो बल यहां पर प्रतिकर्षण प्रकार का होगा। तो प्रतिकर्षण प्रकार का बल यहां पर क्या होगा, इन आवेशों के मध्य प्रभावी होगा। इस केस में जैसे एक आवेश अपने पास Q1 है, दूसरा आवेश अपने पास क्या है, Q2 है, दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक हैं, तो इन दोनों आवेशों का जो गुणनफल आएगा वो Q1 Q2 ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। यानी दो आवेशों का गुणनफल यदि 0 से अधिक है तो उस केस में इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होगा वो प्रतिकर्षण प्रकार का बल क्या होगा, यहां पर प्रभावी होगा। तीसरा जो गुणधर्म है वो तीसरा गुणधर्म क्या होगा कि दो आवेश यदि विपरीत प्रकृति के हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या एक ऋणात्मक और दूसरा कैसा है, धनात्मक है, तो यहां पर इनकी प्रकृति कैसी हो गई, विपरीत प्रकृति हो गई। तो ये आवेश कैसे हो गए, विपरीत प्रकार के आवेश हो गए। विपरीत प्रकार के आवेशों को क्या कहा जाएगा, विजातीय आवेश कहेंगे। तो ये आवेश कौन से कहलाएंगे, विजातीय आवेश कहलाएंगे। और इस केस में इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो बल यहां पर कैसा होगा, आकर्षण प्रकार का होगा। कैसा बल होगा, वो आकर्षण प्रकार का बल होगा। यानी यहां पर यदि एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, नेगेटिव है, तो इस केस में इन आवेशों का जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल Q1 Q2 जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। यानी दो आवेशों का गुणनफल यदि लेस देन 0 है तो उस केस में आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होगा वो किस प्रकार का होगा, आकर्षण प्रकार का होगा। तीसरे गुणधर्म के बाद यहां चौथे गुणधर्म की यदि बात करते हैं तो आवेश का चौथा सामान्य जो गुणधर्म है वो है कोई भी आवेश यदि स्थिर अवस्था में है। चौथे गुणधर्म पर आए तो आवेश यदि कैसा है, स्थिर है, तो उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्षेत्र कौन सा होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कोई भी आवेश यदि स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। पांचवा गुणधर्म है यदि कोई भी जो आवेश है वो आवेश क्या कर रहा है, नियत वेग से गति कर रहा है, नियत वेग से क्या करे, गति करे, तो इस केस में इसके चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र भी होगा और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, प्राप्त होगा। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र यहां पर क्या होंगे, प्राप्त होंगे। छठा गुणधर्म है कोई भी जो आवेश है वो आवेश यदि यहां पर परिवर्ती वेग से गति करता है, परिवर्ती वेग से गति करे, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और साथ में यहां पर वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी क्या होगी, प्राप्त होगी। तो ये अगले तीन गुणधर्म है। आवेश यदि स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों ओर उत्पन्न होने वाला क्षेत्र कौन सा होगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और यदि कोई आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और यदि कोई आवेश परिवर्ती वेग से गति कर रहा है तो उस केस में विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और साथ में यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भी क्या होंगी, प्राप्त होंगी। इसके बाद अगला जो गुणधर्म है, सामान्य गुणधर्म, आवेशित जो कण है या आवेश जो है उसका द्रव्यमान जो होगा वो द्रव्यमान m क्या होता है, लगभग नगण्य होता है। यानी किसी भी आवेशित कण का द्रव्यमान या किसी आवेश का द्रव्यमान लगभग क्या होता है, नगण्य या बहुत कम होता है। इस कारण से आवेश पर गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी इस पर गुरुत्वीय बल क्या होगा, अप्रभावित रहेगा, यानी गुरुत्वीय बल का यहां पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये अपने पास 7 आवेश के सामान्य गुणधर्म हो गए। पहला है आवेश दो प्रकार का होगा, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। दूसरा गुणधर्म अपन ने लिखा कि समान प्रकृति यदि आवेश हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा और इस कंडीशन में आवेशों का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल यहां पर ग्रेटर देन क्या आएगा, 0 आएगा। तीसरा गुणधर्म अपन ने लिखा है कि विपरीत प्रकृति के यदि आवेश हैं, यानी एक प्लस दूसरा माइनस या एक माइनस और दूसरा प्लस,
तो उस स्थिति में यहां पर आवेशों के मध्य विजातीय आवेश होंगे और उनके मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रकार का होगा, और इस कंडीशन में आवेशों का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल लेस देन 0 प्राप्त होगा। चौथा गुणधर्म अपन ने लिखा है कि आवेश यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था के आवेश के चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र होगा उस क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और यदि कोई आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तो नियत वेग से गति करने वाले आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उत्पन्न होगा। छठा गुणधर्म अपन ने लिखा है कि कोई आवेश यदि परिवर्ती वेग से गति कर रहा है तो परिवर्ती वेग से गतिशील जो आवेश होगा उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त होती हैं। इसके बाद आवेशित कण या कोई आवेश है तो उसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, और द्रव्यमान यदि कम होगा तो इस स्थिति में आवेश पर गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वहां पर गुरुत्वीय बल क्या रहेगा, निष्प्रभावी रहेगा। ये 7 आवेश के सामान्य गुणधर्म हैं। इसके बाद आवेश के मूलभूत गुणधर्मों की यदि बात करें, विद्युत आवेश के मूलभूत गुणधर्म यदि देखें तो विद्युत आवेश के मूलभूत गुणधर्म, इन मूलभूत गुणधर्मों की यदि अपन बात करें तो पहला जो मूलभूत गुणधर्म है वो है अपने पास आवेश की योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता के नियम की यदि बात करें तो एक निकाय है, इस निकाय में कई सारे धनात्मक और कई सारे ऋणात्मक आवेश क्या है, विद्यमान है। जैसे एक आवेश Q1 धनात्मक हो गया, दूसरा आवेश Q2 ऋणात्मक हो गया, तीसरा आवेश Q3 धनात्मक हो गया, चौथा आवेश Q4 ऋणात्मक हो गया, Qn फिर कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। तो इस निकाय में कई सारे धनात्मक और कई सारे ऋणात्मक आवेश क्या है, विद्यमान है। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश को लिखेंगे अपन समेशन Q, वो इस निकाय में विद्यमान सभी अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, तुल्य होगा। तो समेशन Q बराबर आ जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस डॉट 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 और क्या आ जाएगा, प्लस Qn। ये निकाय का कुल आवेश होगा, यानी किसी निकाय में कई सारे अलग अलग आवेश विद्यमान हैं, तो उस केस में निकाय का जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश सभी अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या आएगा, तुल्य प्राप्त होगा। इसका एग्जांपल देखें, जैसे एक ये निकाय लिया, इसमें यह आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलाम है, यह आवेश कितना है, -3 माइक्रोकूलाम है, यह आवेश कितना है, 5 माइक्रोकूलाम है, और यह आवेश कितना है, -1 माइक्रोकूलाम है। तो यहां से इस निकाय का जो कुल आवेश आएगा वो कुल आवेश समेशन Q बराबर कितना आएगा, 2 माइक्रोकूलाम प्लस कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, 3 माइक्रोकूलाम प्लस कितना आएगा, 5 माइक्रोकूलाम, और माइनस कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। तो यहां पर प्लस जो आवेश है 5 और 2 कितना हो गया, 7, यानी समेशन Q बराबर कितना आएगा, 7 माइक्रोकूलाम, माइनस यहां से कितना बच जाएगा अपने पास, 4 माइक्रोकूलाम। तो समेशन Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रोकूलाम आ जाएगी। यानी निकाय में आवेश की योज्यता के नियम के हिसाब से निकाय का जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश कितना रह जाएगा, यहां पर 3 माइक्रोकूलाम रह जाएगा। इसे कहेंगे अपन आवेश की योज्यता का नियम। दूसरा आता है इसमें आवेश के संरक्षण का नियम। मूलभूत गुणधर्म का दूसरा गुणधर्म है आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण नियम की यदि बात करें तो आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। केवल जो आवेश होगा वो किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अपन ने घर्षण विद्युत वाला केस पढ़ा था, तो यहां पर एक निकाय में जैसे 2 प्लस और 2 माइनस है, तो इस निकाय का नेट आवेश कितना है, 0 है। दूसरा निकाय लिया, ये भी विलगित निकाय है, इसके अंदर 2 प्लस और 2 माइनस है, तो इस निकाय का भी नेट आवेश कितना है, यहां पर 0 है। तो इस स्थिति में अपन देख सकते हैं कि यहां से घर्षण से पूर्व कुल धनात्मक आवेश की संख्या 4 है, कुल ऋणात्मक आवेश की संख्या भी कितनी है, 4 है। लेकिन जैसे ही यहां पर क्या होगा, घर्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो घर्षण की प्रक्रिया के बाद एक निकाय से दूसरे निकाय में एक ऋणात्मक आवेश चला जाएगा।
तो यहां पर ये 2 प्लस 2 माइनस और ये ऋणात्मक आवेश यहां पर पहुंच गया। तो उस केस में यहां पर घर्षण के बाद दोनों निकायों का कुल धनात्मक आवेश कितना है, 4 है, और कुल ऋणात्मक आवेश भी कितना है, यहां पर 4 है। तो यानी आवेश को ना नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। केवल जो आवेश होगा वो किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक निकाय धनात्मक रूप से तो दूसरा निकाय ऋणात्मक रूप से क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इसे कहेंगे अपन आवेश संरक्षण का नियम। घर्षण से पूर्व की स्थिति है, घर्षण से पूर्व जो दोनों विलगित निकाय थे उन दोनों विलगित निकायों का कुल धनात्मक आवेश कितना था, 4 था, कुल ऋणात्मक आवेश भी कितना था, 4 था। घर्षण के बाद पहले निकाय से एक इलेक्ट्रॉन या एक ऋणात्मक आवेश निकलकर दूसरे निकाय में प्रवेश कर गया। तो इस स्थिति में यहां पर कुल जो धनात्मक आवेश है वो 4 है और कुल ऋणात्मक आवेश यहां पर भी कितना है, 4 है। ये यहां से यहां जाने वाला क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। तो यहां पर ऋणात्मक आवेश की कमी हो जाएगी, तो ये धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा, और यहां पर ऋणात्मक आवेश क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो उस केस में ये ऋणात्मक रूप से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो आवेश संरक्षण का जो नियम है वो नियम क्या है कि आवेश को ना नष्ट कर सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। केवल जो आवेश होगा वो किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो घर्षण विद्युत के द्वारा दिया जा सकता है। तीसरा जो आता है अपने पास आवेश के मूलभूत गुणधर्म है, वो है आवेश के संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण नियम की यदि बात करें तो तीसरा आवेश के क्वांटीकरण का नियम है। दूसरा अपन ने पढ़ लिया आवेश संरक्षण का नियम। तीसरा क्या है अपने पास, आवेश के क्वांटीकरण का नियम। आवेश के क्वांटीकरण के नियम की यदि अपन बात करें तो क्वांटीकरण का सीधा सा मतलब है कि कोई भी एक निकाय से दूसरे निकाय में जब आवेश का स्थानांतरण होगा तो वो सतत रूप में ना होकर क्या होता है, विविक्त रूप में होता है। और आवेश के विविक्त स्थानांतरण को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। जैसे ये एक निकाय लिया आपने, ये अपने पास 2 प्लस 2 क्या हो गए, माइनस हो गए। यहां पर भी अपने पास क्या है, 2 प्लस और 2 क्या है, माइनस है। तो यहां से मान लिया ये आवेश निकलकर यहां पर प्रवेश कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि यहां से जो माइनस आवेश निकलेगा, हमेशा स्थानांतरण केवल ऋणात्मक आवेश का होगा, और ऋणात्मक आवेश का स्थानांतरण भी इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्यात्मक मान के रूप में होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पूर्ण संख्यात्मक मान के रूप में ही एक निकाय से दूसरे निकाय में क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। इसके अलावा उनका स्थानांतरण संभव नहीं होगा। तो यहां से एक निकाय से दूसरे निकाय में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और मान लिया यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.9 इलेक्ट्रॉन, 2.7 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार का स्थानांतरण संभव नहीं होगा। यानी पूर्ण संख्यात्मक मान के रूप में आवेश का जो स्थानांतरण होगा तो उसे आवेश का क्या कहा जाएगा, क्वांटीकरण कहा जाएगा। क्या कहलाएगा वो, आवेश का क्वांटीकरण कहलाएगा। यानी आवेश जो है वो एक निकाय से दूसरे निकाय में सतत रूप से स्थानांतरित ना होकर विविक्त रूप में स्थानांतरित होता है, और आवेश के विविक्त स्थानांतरण को ही आवेश का क्या कहा जाएगा, क्वांटीकरण कहेंगे। तो यह आवेश का क्वांटीकरण कहलाएगा। मान लिया इस निकाय से इस निकाय में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है, तो यहां से निकलने वाले n इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर आवेश कितना आ जाएगा, Q बराबर प्लस NE आ जाएगा। और इसमें n इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो इस निकाय पर आवेश क्या आ जाएगा, Q बराबर माइनस NE आ जाएगा। तो यहां से आवेश के क्वांटीकरण का एक फॉर्मूला प्राप्त होगा, Q बराबर प्लस माइनस NE। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर आवेश धनात्मक आएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उस पर आवेश कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो ये अपन ने आवेश के मूलभूत गुणधर्म में 3 मूलभूत गुणधर्म पढ़े हैं। पहला है आवेश की योज्यता का नियम, दूसरा है आवेश के संरक्षण का नियम, और तीसरा जो है वो है अपने पास आवेश के क्वांटीकरण का नियम। तो इन 3 ये आवेश के मूलभूत गुणधर्म है। इसके बाद आवेश के जो आज टॉपिक पढ़े हैं उसमें स्थिर विद्युत की परिभाषा, उदासीन या विलगित निकाय, घर्षण विद्युत, विद्युत आवेश की परिभाषा, विद्युत आवेश के सामान्य गुणधर्म और विद्युत आवेश के 3 ये मूलभूत गुणधर्म। धन्यवाद।